नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड मैथ सेशन इज़ ऑन। कि जैसे पहले आपने ये देखा था कि द स्ट्रगल फॉर पावर, अ स्टेटस क्यू, इंपीरियलिज्म एंड अ प्रेस्टीज। अब आप देखते हैं इसकी 3 प्रकार की विदेश नीतियाँ। मॉर्गेंथो के अनुसार हर राजनीति, चाहे वह गृह राजनीति हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके 3 आधारभूत रूप हैं। दूसरे रूप में सभी राजनीतिक घटनाएं निम्नलिखित 3 आधारभूत रूपों में ही किसी एक के अंतर्गत रखी जा सकती है। राजनीतिक नीति या तो शक्ति को स्थायी रखने का प्रयत्न करती है, या उसमें वृद्धि का प्रयत्न करती है, या उसका प्रदर्शन करती है। इन 3 प्रकार के राजनीतिक रूपों के आधारण पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 विशेष प्रकार की नीतियों का उदय होता है। वह राष्ट्र जिसका विदेश नीति शक्ति की रक्षा का प्रयत्न करती है और उसका परिवर्तन नहीं चाहती। यथास्थिति की नीति यानी यथापूर्व स्थितिवादी नीति यानी पॉलिसी ऑफ स्टेटस क्यू अपनाता है। वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति वर्तमान शक्ति संबंधों को परिवर्तित कर उससे वृद्धि करना चाहती है। दूसरे शब्दों में अपनी शक्ति के स्थान पर अनुकूल परिवर्तन करना चाहती है। साम्राज्यवादी विदेश नीति यानी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म का अनुसरण करता है। वह राष्ट्र जिसकी विदेश नीति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है, चाहे उसको स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लक्ष्य से वह प्रतिष्ठा की नीति यानी पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज अपनाता है। यह 3 प्रकार की नीतियों का डिटेल है। जैसे पहला है द स्ट्रगल फॉर पावर यानी पॉलिसी ऑफ द स्टेटस क्यू, यथास्थिति की नीति अथवा पूर्व की स्थितिवादी नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थिति की नीति वही कार्य करती है जो गृह राजनीति में यह एक दक्षिणपंथी नीति करती है। यथास्थिति की नीति इतिहास के किसी विशेष समय में शक्ति के विशेष बंटवारे को स्थिर रखने के लिए लक्ष्य में यत्नशील रहती है, और इतिहास का वह विशेष समय जिसके संदर्भ में यथास्थिति की नीति का वर्णन किया जाता है अधिकतर किसी युद्ध का अंत होता है, जबकि शक्ति का वितरण किसी नीति संधि में कानूनी रूप ग्रहण कर लेता है। ये इस कारण होता है कि शक्ति संधियों का लक्ष्य युद्ध द्वारा हुए शक्ति के नए वितरण का संतुलन कानूनी तरीकों द्वारा प्राप्त किया जा सके। इसलिए यथास्थिति की नीति की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह पिछले महायुद्ध के उपजे में हुए शांति समझौते के समर्थक के रूप में प्रकट होती है, जो यूरोपियन सरकारें तथा राजनीतिक दल सन 1815-48 तक यथास्थिति की नीति रहे समर्थक थे, जो वास्तव में नेपोलियनिक युद्धों के उपरांत 1815 के शांति समझौतों के समर्थक थे। पवित्र मैत्री का मुख्य लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना था, जो कि नेपोलियन युद्ध के उपरांत थे, जो 1815 में स्थापित हुई थी। अगर आप इसमें और भी जब इन डिटेल आप औरों को देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ पश्चिमी यूरोप के देशों ने आपस में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो संधियां की, उन सबका लक्ष्य अपने अपने प्रदेशों में महायुद्ध के उपरांत शक्ति वितरण के आधार पर स्थापित यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना था। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथापूर्व स्थिति की विदेश नीति इतिहास में किसी भी विशेष समय में वर्तमान शक्ति वितरण को स्थायी रखना अपना लक्ष्य समझती है। ये नीति उस परिवर्तन के विरुद्ध है जो 2 या अधिक राष्ट्रों के मध्य अपना शक्ति वितरण को बदलता है। द सेकंड है इसमें वो है शक्ति संघर्ष यानी द स्ट्रगल फॉर पावर यानी इम्पीरियलिज्म। यदि किसी राष्ट्र की विदेश नीति या उसकी शक्ति में वृद्धि के लक्ष्य से संचालित होती है तो आवश्यकतावश अथवा स्वभावतः ही साम्राज्य का उदाहरण नहीं होती। साम्राज्यवादी विदेश नीति वह नीति होती है जो यथापूर्व स्थिति को पलट देने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया व प्रशिया के मध्य सन 1866 के युद्ध अथवा जर्मनी व फ्रांस के सन 1817 के युद्ध का कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक न था। ये राजनीतिक युद्ध थे और वास्तव में साम्राज्यवादी युद्ध थे। उनका लक्ष्य सर्वप्रथम जर्मनी के अंतर्गत प्रशिया के पक्ष में तदुपरांत यूरोपीय राज्य व्यवस्था में जर्मनी के पक्ष में नया शक्ति वितरण लागू करना था।
जो 1854-56 का क्रीमियन युद्ध, अमेरिका व स्पेन के मध्य सन 1898 का युद्ध, रूस व जापान के मध्य 1901 से 12 का युद्ध व इटली व तुर्किस्तान के मध्य सन 1911-12 का युद्ध तथा अनेक बाल्कन युद्ध जिसमें राजनीतिक लक्ष्यों अर्थात शक्ति वितरण को बदलने के ही द्योतक थे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध सही मायने में राजनीतिक युद्ध थे जिनका लक्ष्य यदि संपूर्ण विश्व को नहीं तो यूरोप का आधिपत्य था। तो इसमें जनरली और इसके अलावा हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद जो इसमें थे 3 प्रकार के युद्ध होते हैं। पहला होता है ये विजय युद्ध होता है। यदि 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है, चाहे उसमें कोई राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए युद्ध प्रारंभ करे, युद्ध की समाप्ति के बाद विजय पराजित के मध्य से आपसी संबंध परिवर्तित होने लगते हैं। विजय के पास आते जाते वे युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध में परिणत हो जाता है, अर्थात विजयी राष्ट्र का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाना बन जाता है। उदाहरणतः वारसाई की संधि एक साम्राज्यवादी नीति का प्रेरक है। वह साम्राज्यवादी थी क्योंकि वे युद्ध के पूर्व की वर्तमान स्थिति बदल लेना चाहती थी। दूसरा है इसमें पराजित युद्ध यानी यदि कोई राष्ट्र युद्ध में पराजित हो जाता है तो उसकी पराजय से उस आकांक्षा का बीज बोया जा सकता है जिसके अंतर्गत उसमें विजय का पासा पलट देने की प्रेरणा है। तीसरा आता है इसमें कमजोरी, यानी साम्राज्य नीति का प्रयोग करने का एक अन्य कारण कमजोर अथवा शक्ति शून्य की स्थिति है। दोनों की एक शक्तिशाली राज्य के लिए आकर्षण है। नेपोलियन तथा हिटलर के साम्राज्यवाद कुछ हद तक इसी चरित्र के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद शक्तिशाली तथा कमजोर राज्यों के आपसी संबंधों में जन्मा है। तो मॉर्गन थे के अनुसार साम्राज्यवाद के 3 लक्ष्य हैं। पहला, साम्राज्यवाद का लक्ष्य संपूर्ण धरती के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदेशों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अर्थात एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित करना, अथवा ये एक महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत साम्राज्य की ओर लक्षित हो सकता है, या फिर वह एक पूर्ण रूप से स्थानीय क्षेत्र में प्रभुत्व को अपना लक्ष्य बना सकता है। साम्राज्यवादी नीति जिस राष्ट्र को अपने आधिपत्य में लाने के लिए लक्ष्य बनाती है उसकी शक्ति तथा विरोधी ही साम्राज्यवादी नीति की संभव सीमा है। मॉर्गेंथो के अनुसार साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के 3 साधन हैं। पहला है सैनिक साम्राज्यवाद, दूसरा है सैनिक विजय लक्षित करना है, और आर्थिक साम्राज्यवाद तथा अन्य लोगों का आर्थिक शोषण लक्षित करना है, तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक प्रकार के संस्कृति का दूसरी प्रकृति तुरा हटाया जाना लक्षित करना है। परंतु ये सब एक के साम्राज्यवादी लक्ष्य के साधन के रूप में काम करते हैं और ये लक्ष्य यथापूर्व स्थिति को पलट देना चाहता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि शक्ति संघर्ष यानी प्रतिष्ठा की नीति, द स्ट्रगल फॉर पावर, द पावर ऑफ द प्रेस्टीज। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति संघर्ष का तीसरा आधारभूत अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा की नीति है। प्रतिष्ठा की नीति का चाहे कितनी भी बढ़ाकर अथवा हास्यास्पद रूप से प्रयोग किया गया हो, ये राष्ट्रों में आपसी संबंधों का उतना ही स्वाभाविक तत्व है जितना कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों में प्रतिष्ठा की इच्छा है। मॉर्गेंथो के अनुसार प्रतिष्ठा की नीति के अभिव्यक्ति के 2 साधन हैं। पहला है कूटनीतिक रस्में और दूसरा है सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। कूटनीतिक रस्में आपसी संबंध स्वाभाविक तौर पर प्रतिष्ठा की नीति के यंत्र बन जाते हैं, क्योंकि कूटनीतिक अपने देशों के सांकेतिक प्रतिनिधि होते हैं। जो आदर उनको दिया जाता है वास्तव में उनके देशों को दिया जाता है। जो आदर वे स्वयं देते हैं वे उनके देशों द्वारा प्रदान किया जाता है। जो मानहानि उनके प्रति अथवा उनके द्वारा की जाती है वे वास्तव में उनके देश के प्रति अथवा उनके देश के द्वारा दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतिष्ठा की नीति का एक राष्ट्र अपने उस शक्ति के प्रदर्शन की नीति के रूप में जो कि उसके पास है, जो ये तो सोचता है कि अन्य राष्ट्र विश्वास करे कि उसके पास है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान पर चुनने के विशेष फलदायक अभिव्यक्ति की भूमिका प्राप्त करती है। जब परस्पर संप्रदा वाले अनेक विरोधी दावे प्रस्तुत किए जाते हैं और समझौते द्वारा निपटाए नहीं जा सकते, तो अक्सर सम्मेलन का स्थान वह देश चुन लिया जाता है जो प्रतिष्ठा की होड़ में स्वयं हिस्सा नहीं ले रहा हो। इसी कारण नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड,
में जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के स्थान में रहे हैं। नेक्स्ट आता है सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। इसमें सेकंड की प्रतिष्ठा की नीति सैनिक प्रदर्शन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि सैनिक शक्ति एक राष्ट्र की शक्ति का स्वरूप स्पष्ट मापदंड है। उसका प्रदर्शन अन्य राष्ट्रों से उसकी राष्ट्र की शक्ति का ज्ञान कराता है।